Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, पॉल पीटर्स कांपता हुआ अपने घर से बाहर निकला। हैम्बर्ग की सड़कों पर उसके अपार्टमेंट के ऊपर एक के बाद एक बॉम्ब बरस रहे थे। हर जगह आग लगी हुई थी, हवा में चिंगारियां दौड़ रही थीं और एक बहुत ही भयंकर गर्म हवा हर तरफ फैली हुई थी। चारों तरफ जलता हुआ मलबा ही मलबा पड़ा हुआ था। सभी लोग अपनी बिल्डिंगों से बाहर निकल रहे थे और किसी भी तरह से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 28 जुलाई 1943 की। और 1943 में आज ही के दिन अलाइज फोर्सेस यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन और उनके सहयोगियों ने जर्मनी के अंदर उसका दिल कहे जाने वाले एक शहर जिसका नाम है हैम्बर्ग, उसके ऊपर बॉम्बिंग कर दी थी और एक हंसते खेलते और बहुत सुंदर शहर को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया था। आग का तूफान इतना तेज था कि जो लोगों ने टोपियां पहनी हुई थी वो हवा में उड़ उड़ जा रही थी और ऊपर जाते ही उनमें आग लग जाती थी। पॉल पीटर्स ने आगे बताया कि बच्चे जो कि डर से इधर उधर भाग रहे थे, उनके भी शरीर इस तूफान में उड़ जा रहे थे और ऊपर जाकर उनमें भी आग लग जाती थी। हालांकि पॉल पीटर्स की जान उस रात की एयर रेड में बच गई थी, लेकिन उसकी बीवी इतनी खुशकिस्मत नहीं थी कि वो इसमें बच पाती। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुए लगभग 75 साल से भी ऊपर का समय हो चुका है और नाजीस ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर सरेंडर कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद सभी पक्ष यह मानने के लिए तैयार हैं कि किसी भी तरह का युद्ध एक नर्क से कम नहीं होता है। दोस्तों, ये ऑपरेशन गमोरा लगातार 8 दिन और 7 रातों तक चला। इस ऑपरेशन गमोरा का उद्देश्य था जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी सिटी हैम्बर्ग को पूरे तरीके से नेस्तनाबूद कर देने का। और इसी के साथ शुरुआत हुई उस दौर की जिसके अंदर अलाइज फोर्सेस ने जर्मनी के शहरों और उनके सिविलियंस को हिट करना शुरू कर दिया था। इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और उनके सहयोगियों की एक नीति रही थी कि वो किसी भी तरह के सिविलियंस या नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन ऑपरेशन गमोरा ने इस बात को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और अलाइज फोर्सेस ने नागरिकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। अलाइज फोर्सेस का उद्देश्य था जर्मनी के हौसले को पूरे तरीके से तोड़ के रख देना, जिससे कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो सके। और इसी के साथ साथ ऑपरेशन गमोरा गवाह बना एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी का जिसकी वजह से जर्मनी के सारे रडार बेकार हो गए थे और वो अलाइज फोर्सेस के बॉम्बिंग विमानों को पहचानने में पूरे तरीके से नाकाम भी रहे थे। दोस्तों, अलाइड फोर्सेस और उनके नेता कभी भी आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाना चाहते थे। हालांकि जर्मनी ने 1940 और 1941 में लंदन में यही सब किया था और बॉम्बिंग कर कर आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इसके बावजूद भी अलाइड फोर्सेस और उनके नेता ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे। जब जर्मनी ने 1940 और 1941 में लंदन के ऊपर बॉम्बिंग की थी तो वहां के एक एमपी ने विंस्टन चर्चिल को बोला था कि उनको भी वापसी में ऐसा ही जर्मनी के साथ करना चाहिए। इसके जवाब में विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि यह एक युद्ध है, इसमें हम किसी भी नागरिक को निशाना नहीं बना सकते। हालांकि 1943 तक आते आते उनकी यह सोच किसी काम की नहीं रह गई थी। जब रॉयल एयरफोर्स के फाइटर जेट्स दिन में जर्मनी के इंडस्ट्रियल और मिलिट्री जगहों को निशाना बनाते थे और रात में वो जर्मनी के शहरों के ऊपर पर्चे फेंकते थे और उनको डराने की कोशिश करते थे। लेकिन यह तरीका बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं था, क्योंकि एक तो दिन में जब ये फाइटर जेट्स हमला करते थे तो जर्मनी के लिए आसान होता था इनको पहचानना और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के साथ इनको वापस निशाना बनाना। साथ ही साथ रात में शहरों में जाकर पर्चे फेंकने से उनको कोई खास फायदा नहीं हो रहा था और इसमें रॉयल एयरफोर्स का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। इससे सीख लेते हुए रॉयल एयरफोर्स के बॉम्बिंग विमानों ने रात को बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी ताकि जर्मनी से हो रहे नुकसान को कम किया जा सके। लेकिन यह भी बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं रही, क्योंकि ब्रिटिश बॉम्बर्स जो थे वो नाइट टाइम रेड्स के लिए नहीं बने हुए थे। उनकी संरचना इस तरीके से की गई थी कि वो दिन में ही उपयोगी साबित होते। साथ ही साथ जब भी इस तरह की कोई एयर रेड होती थी तो जर्मनी के अंदर ब्लैकआउट्स कर दिए जाते थे, जिसकी वजह से जब रोशनी नहीं होती थी तो ये एयरक्राफ्ट्स एक जगह को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे और उसको प्रिसाइसली हिट नहीं कर पाते थे। साथ ही साथ जर्मनी के जो एंटी एयरक्राफ्ट हथियार थे वो भी इनको आसानी से निशाना बना पाते थे। इसीलिए ये जो रात को बॉम्बिंग करने वाला आइडिया था
यह पूरे तरीके से फेल हो गया था और रात को बॉम्बिंग करना पूरे तरीके से असंभव हो गया था। और बाद में एक रिपोर्ट से यह भी पता चला था कि 5 में से केवल एक बॉम्बिंग विमान ही अपना पेलोड यानी कि जो बॉम्ब्स वो लेकर जाता था वो अपने टारगेट के 5 किलोमीटर के अंदर अंदर डाल पाता था। तो आप सोचिए कि किस तरीके से बॉम्बिंग विमान पूरे तरीके से असफल हो रहे थे रात में जर्मन शहरों के ऊपर रेड्स करने में। और जो प्रिसीजन बॉम्बिंग थी उसको करने की जरूरत क्या थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अलाइड फोर्सेस थी वो सिविलियंस को निशाना नहीं बनाना चाहती थी। तो किसी शहर में उनकी कोशिश रहती थी कि वो जर्मनी के मिलिट्री और इंडस्ट्रियल जो ठिकाने होते थे उनको ही निशाना बनाए और उसकी बॉम्बिंग में किसी भी सिविलियन का कोई अहित ना हो। युद्ध में हो रही असफलताओं से सीख लेते हुए आखिर में इस बात का निर्णय लिया गया कि प्रिसीजन बॉम्बिंग को छोड़कर फुल कारपेट बॉम्बिंग का सहारा लिया जाए, जिसके अंदर एक खास स्थान को टारगेट करने की बजाय पूरे के पूरे एरिया को ही टारगेट किया जाए। इसमें सिविलियन, इंडस्ट्रियल और मिलिट्री एरियाज भी शामिल थे। और इसके पीछे की सोच यह थी कि अलाइड फोर्सेस ने यह रियलाइज कर लिया था कि उनका असली दुश्मन हिटलर ही नहीं है बल्कि जर्मन सेना की हिम्मत है, और अगर उस हिम्मत को ही तोड़ दिया जाएगा तो शायद इस युद्ध का अंत करना संभव था। शुरू में विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऐसा कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने यह निश्चय किया कि युद्ध को खत्म करने के लिए ऐसा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उन्होंने इस प्लान के ऊपर दस्तखत कर दिए। उनका मानना था कि अगर 1 या 2 इस तरीके के हमले कर दिए जाएंगे तो जर्मन सैनिकों का हौसला पूरे तरीके से टूट जाएगा, क्योंकि जर्मन सैनिक जर्मनी के बाहर लड़ रहे थे। ऐसे में उनके परिवार वाले पूरे तरीके से जर्मनी के अंदर सुरक्षित थे। अब जब जर्मनी के अंदर उनके परिवार वालों को भी नुकसान होने लगेगा तो शायद जर्मन सैनिकों का हौसला भी धीरे धीरे टूटने लगेगा। इसके साथ इसके 2 अन्य फायदे भी थे। पहला तो ये कि जो एलाइड फोर्सेस की प्रिसीजन बॉम्बिंग थी उसकी बहुत आलोचना हो रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा उपयोगी साबित नहीं हुई थी। वहीं इसका दूसरा कारण था कि जर्मनी ने सोवियत यूनियन के ऊपर हमला कर दिया था, तो इस हमले से सोवियत यूनियन को भी थोड़ी मदद मिलती और वो जर्मनी को पूरे तरीके से सोवियत यूनियन के ऊपर कब्जा करने से रोक सकता। यहाँ एलाइड फोर्सेस ने 1940 और 1941 में लंदन पर हुए बॉम्बिंग से बहुत कुछ सीखा और उन्होंने एक चीज देखी कि जिसके भी घर पर बम गिरते थे वो अगले दिन काम पर नहीं आता था। यही सोचते हुए उन्होंने यह निश्चय किया कि जब जर्मनी के सिविलियन इलाकों को टारगेट किया जाएगा तो वहां भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। उन्होंने एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स के साथ साथ ऐसे बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया जो कि आग लगाने में सक्षम थे और इन बॉम्बिंग को करने से पहले अलाइड फोर्सेस ने टेस्ट करने शुरू कर दिए थे। वो देख रहे थे कि किस मौसम के अंदर ज्यादा से ज्यादा आग को फैलाया जा सकता है और किस तरीके से आग को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी देखा कि अगर आग लगती है तो फायर ब्रिगेड्स वगैरह कितनी देर में उस शहर के अंदर पहुंच सकती हैं। और उन्होंने इस बात का भी अंदाजा लिया कि एक बारी में कितने बड़े शहर को कितना ज्यादा जलाना संभव है। पूरी प्लानिंग होने के बाद और सभी टेस्ट करने के बाद अब अलाइड फोर्सेस को जरूरत थी एक ऐसी जगह की जहां वो पूरे प्लान को टेस्ट कर सकें, और इसके लिए उन्होंने चुना हैम्बर्ग का शहर, जो कि जर्मनी का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। इसी के साथ साथ हैम्बर्ग यूरोपियन और इंटरनेशनल ट्रेड का एक हब था और जिन सबमरीन्स और शिप्स के बलबूते पर जर्मनी इस युद्ध में इतना आगे चल रहा था वो भी हैम्बर्ग के अंदर ही बनती थी। साथ ही साथ हैम्बर्ग के अंदर रहने वाले 15 लाख लोग इस युद्ध के अंदर जर्मनी की उतनी ही ज्यादा मदद कर रहे थे जितनी की उनकी सेना। लेकिन जिस वजह से एलाइड फोर्सेस ने इस शहर को चुना वो इसको सबसे मुश्किल टारगेट बनाने वाला था, क्योंकि जर्मनी को भी यह कहीं ना कहीं पता था कि अलाइड फोर्सेस हैम्बर्ग को टारगेट बना सकती हैं। इसलिए उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स और गन्स हर जगह लगाई हुई थी। साथ ही साथ उस वक्त की सबसे आधुनिक रडार टेक्नोलॉजी भी उन्होंने हैम्बर्ग के अंदर इंस्टॉल की हुई थी। और अगर अलाइड फोर्सेस के बॉम्बिंग प्लेन्स किसी भी तरह की बॉम्बिंग करने की कोशिश करते तो शायद बॉम्ब्स गिरने से पहले ही जर्मनी की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स उन बॉम्बिंग प्लेन्स को अपना निशाना बना लेती। इसलिए इन शहरों को निशाना बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और अब वक्त था एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी का जिसको कि नाम दिया गया था विंडो, और इस टेक्नोलॉजी को बनाया था ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन कुरन ने। और इस टेक्नोलॉजी का काम था किसी भी तरह के रडार सिग्नल को पूरे तरीके से कंफ्यूज करना। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं विंडो टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती थी। देखिए, जब भी कोई बॉम्बिंग प्लेन एक बॉम्ब गिराता था
तो जर्मनी की जो रडार होती थी वो उसको आइडेंटिफाई कर लेती थी, क्योंकि जब रडार एक सिग्नल को छोड़ती है तो वो किसी चीज से टकराकर वापस आता है, और जब वो सिग्नल टकराकर वापस आता था तो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स से उसको निशाना बनाया जाता था। तो यहाँ एलाइड फोर्सेस ने क्या किया कि उन्होंने बम के साथ साथ कुछ ऐसे कागज के पन्ने गिराने शुरू कर दिए जिनको कि एल्यूमिनियम की कोटिंग के अंदर भिगोया गया था। जब जर्मनी के रडार से सिग्नल निकलते थे और वो इन एल्यूमिनियम कोटेड पेपर से टकराते थे तो जर्मनी के जो ऑपरेटर्स थे उनको ऐसा आभास होता था कि एक बहुत बड़ी चीज आ रही है, और वो इन चीजों को निशाना बनाना शुरू कर देते थे। और उनको बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि जिन चीजों को वो निशाना बना रहे थे वो महज कागज के टुकड़े थे। इसलिए इस विंडो टेक्नोलॉजी ने एक ऐसी धुएं की दीवार खड़ी कर दी थी जिसने कि जर्मन रडारों को पूरे तरीके से अंधा कर दिया था। और दोस्तों, अब वक्त था ऑपरेशन गोमोरा को लॉन्च करने का, और अलाइड फोर्सेस ने ऑपरेशन गोमोरा को शुरू कर दिया। आने वाले लगभग 8 दिनों तक अमेरिका और ब्रिटेन के सैकड़ों एयरक्राफ्ट्स हैम्बर्ग शहर के ऊपर उड़े। जहां अमेरिका के एयरक्राफ्ट्स दिन में हमला करते थे, वहीं ब्रिटिश एयरक्राफ्ट्स रात को हमला करते थे। और क्योंकि विंडो टेक्नोलॉजी की वजह से जर्मनी के रडार पूरे तरीके से अंधी हो गई थी, तो उनकी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हवा को अपना निशाना बना रही थी। वहीं जो उनके फाइटर एयरक्राफ्ट थे उनको ऐसे मिशन पर भेज दिया जाता था जहां कुछ भी नहीं होता था, और इस वजह से निश्चिंत होकर अमेरिका और ब्रिटेन के बॉम्बिंग प्लेन्स हैम्बर्ग को अपना निशाना बना रहे थे। दोस्तों, जैसा कि अमेरिका और ब्रिटेन ने प्लान किया था, उस वक्त गर्मी पड़ी हुई थी जिस वजह से शहर पूरे तरीके से सूखा हुआ था। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में जो घर होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। इस वजह से सूखी लकड़ी में आग लगना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता था। वहां के नागरिक बहुत कोशिश करते थे आग बुझाने की, लेकिन आग बुझ ही नहीं पाती थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स धाराशायी होकर गिर रही थी, जबकि जो छोटे मकान थे वो पूरे तरीके से आग के हवाले हो चुके थे। जनता के अंदर एक डर का माहौल था और जनता बहुत ही ज्यादा भ्रमित और घबराई हुई थी। इस हमले की एक रात इतनी भयानक साबित हुई कि उसका अंदाजा जर्मनी को कभी सपने में भी नहीं था। दोस्तों, हुआ क्या था कि उस रात हवाएं बहुत तेजी से चल रही थी, जिनकी रफ्तार 170 मील प्रति घंटा की थी, और इस वजह से जो आग लगती थी वो बहुत तेजी के साथ फैल रही थी। वहीं क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ये हवाएं बाहर से ऑक्सीजन लाकर इस आग को और ज्यादा भड़का रही थी, और इस आग की वजह से वहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो बढ़कर 1400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। अब आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो शीशे थे और वहां की जो सड़कें थी वो भी पूरे तरीके से पिघल गई थी। इस आग ने जो शहर के अंदर की ऑक्सीजन थी उसको भी पूरे तरीके से निचोड़ लिया था। जितने भी बंकर्स थे या शेल्टर्स थी, उनकी ऑक्सीजन को इस आग ने सौंख लिया, और वहां कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को भरने में बहुत ज्यादा मदद की, जिसकी वजह से लोगों का दम घुटा और वो मरने लगे। इस शहर के नागरिकों को कुछ भी पता नहीं चल रहा था और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। उनके कपड़ों में आग लगी हुई थी और इस वजह से जलकर कपड़े उनकी खालों के साथ चिपक गए थे। इस आग में बचे एक चश्मदीद ने बताया कि किस तरीके से हर जगह लोग आग की लपटों में घिरे हुए थे, और यह नज़ारा केवल सड़कों पर नहीं था। जितने भी एयर रेड शेल्टर्स थे या फिर बंकर्स थे, उनके अंदर भी यही हाल था और लोग आग के अंदर झुलस रहे थे। मिनटों के अंदर लोगों का हाल ऐसा था कि वो राख में तब्दील हो रहे थे। इस आग से निकलने वाला धुआं लगभग 2000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया था, और जो ब्रिटिश पायलट्स थे उन्होंने बाद में यह बताया कि उनको इतनी ऊंचाई पर भी लाशों के जलने की बदबू आ रही थी। इस बॉम्बिंग के एक हफ्ते बाद जब आग बुझी तो ऐसा नज़ारा सामने आया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और कितना नुकसान उस वक्त हुआ था, अगर इसको कंपेयर करें तो नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराया था, आप उसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। दुनिया में किसी भी युद्ध के अंदर इतना विध्वंस पहली बार कहीं हुआ था। इस बॉम्बिंग में लगभग 9000 टन बॉम्ब्स इस शहर के ऊपर गिराए गए थे। वहीं इसमें लगभग 37,000 लोगों की मौत हो गई थी। शहर का लगभग 60% हिस्सा पूरे तरीके से जलकर बर्बाद हो गया था। 15 लाख लोग जो हैम्बर्ग के अंदर रहते थे, आने वाले दिनों में उनमें से 10 लाख लोग इस शहर को छोड़कर चले गए थे। और जो कंसंट्रेशन कैंप्स जर्मनी ने जगह जगह बनाए हुए थे, उनमें से कैदियों को यहाँ लाया जाने लगा और उनसे कब्रें खुदवाई जाने लगी। वहीं उनको साफ सफाई के काम पर भी लगाया जाने लगा। जर्मनी पूरे तरीके से स्तब्ध हो गए थे और वो एलाइड फोर्सेस के ऊपर वॉर क्राइम्स के आरोप लगा रहे थे और इस घटना को एक पूरे प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन चाहे कुछ भी हो,
अलाइड फोर्सेस इस घटना से बहुत खुश थीं क्योंकि जर्मनी का हौसला पूरे तरीके से हिल गया था। अब दोस्तों सवाल उठता है कि जो इस तरह की बॉम्बिंग एलाइड फोर्सेस ने हैम्बर्ग के ऊपर की या आगे चलकर उन्होंने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम तक गिराए, क्या इसकी जरूरत थी? और जो उनका ऑब्जेक्टिव था जर्मन हौसले को तोड़ना, क्या वो उसमें कामयाब हुए? तो दोस्तों इसके बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ, इस वजह से जर्मनी का हौसला टूटा था और जो अलाइड फोर्सेस को एक विजय चाहिए थी वो इसमें उनको मिली थी। वहीं दूसरे हिस्टोरियंस का मानना है कि ऐसा नहीं हुआ था और इन घटनाओं की वजह से जर्मनी के लोगों का हौसला तो नहीं टूटा था और साथ ही साथ हिटलर ने इन हमलों के बाद जो अपनी मिलिट्री थी उसका साइज भी दोगुना कर दिया था। युद्ध के अगले 2 सालों के अंदर अमेरिका ने ऐसी बहुत सारी बॉम्बिंग की और हिस्टोरियंस का मानना है कि अगर अमेरिका इस तरह की बॉम्बिंग्स ना भी करता तो भी जर्मनी इस युद्ध को हारने ही वाला था। और उनका मानना है कि अलाइड फोर्सेस ने जो इतनी तबाही मचाई वो इसको बिना मचाए भी इस युद्ध को जीत सकते थे। दोस्तों अब कोई इस बारे में कुछ भी कहे, लेकिन जो हो चुका है वो हो चुका है और हमें जरूरत है इससे सीख लेकर आगे बढ़ने की। हमें युद्ध की बजाय शांति के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वहीं दुनिया के अंदर और जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के ऊपर भी अपना ध्यान लगाना चाहिए। तो दोस्तों यह था मेरा आज का वीडियो जिसमें कि मैंने आपको द्वितीय विश्व युद्ध में 1943 में हैम्बर्ग के शहर के ऊपर अलाइड फोर्सेस द्वारा की गई बॉम्बिंग के बारे में बताया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।